जय हिंद बच्चों, आज हम रासायनिक शास्त्र का अध्याय 6 धातुओं का निष्कर्षण पढ़ने जा रहे हैं। हमारी पृथ्वी पर किस मात्रा में धातुएं उपस्थित होती हैं उनका अध्ययन करते हैं। भूपर्पटी में तत्व पृथ्वी पर मुख्यतः ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन ये पाई जाती हैं। सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन 49% पाया जाता है और इसे हम अधातु बोलते हैं। सिलिकॉन 26% पाया जाता है, ये उपधातु के रूप में मालूम है। थर्ड है एल्यूमिनियम एंड आयरन, दोनों धातुएं हैं। एल्यूमिनियम 8.2% होता है और आयरन 4.2% होता है। जब ये चीज़ें हमारी पृथ्वी पर उपस्थित होती हैं तो पता चलता है कि जीवन संभव है। धातुओं की उपलब्धता पृथ्वी पर धातुएं मुख्यतः दो प्रकार की अवस्था में पाई जाती हैं। पहला है मुक्त अवस्था। मुक्त अवस्था वे धातुएं जो किसी से भी क्रिया नहीं करती, उन्हें धातुओं की मुक्त अवस्था कहते हैं। उदाहरण है सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। दूसरा है संयुक्त अवस्था। जब धातुएं किसी दूसरे से क्रिया कर लेती हैं और यौगिक बनाती हैं, उन्हें संयुक्त अवस्था कहते हैं। जैसे सोडियम धातु बहुत क्रियाशील होती है। ये क्रिया करके सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट इस रूप में प्रकृति में पाई जाती है। सेम एल्यूमिनियम बॉक्साइड के फॉर्म में मिलता है। प्रमुख अयस्क जो पृथ्वी पर पाए जाते हैं, हेमेटाइट एंड मैग्नेटाइट, सिडेराइट, ये तीनों अयस्क आयरन के हैं। हेमेटाइट इसका सूत्र होता है Fe2O3, मैग्नेटाइट इसका सूत्र है Fe3O4, ये दोनों ऑक्साइड ओर हैं। सिडेराइट ये कार्बोनेट ओर है, इसका फॉर्मूला है FeCO3। आयरन पायराइट ये सल्फाइड ओर है, इसका सूत्र है FeS2। कॉपर के ये दो अयस्क हैं, कॉपर पायराइट, मुख्य ओर है ये कॉपर का, इसका फॉर्मूला है CuFeS2। कॉपर ग्लास ये भी सल्फाइड ओर है, Cu2S। जिंक के तीन अयस्क हैं, जिंक ब्लेंड ZnS, इसे सल्फाइड ओर कहते हैं। कैलेमाइन जिंक कार्बोनेट ये ऑक्साइड ओर है, ZnCO3। जिंकाइट ZnO ये मुख्य अयस्क हैं जो हमारी पृथ्वी पर पाए जाते हैं। इन्हीं अयस्कों से हम शुद्ध धातु प्राप्त करते हैं। मेटलर्जी धातु कर्म। धातुओं का निष्कर्षण कैसे किया जाता है? किसी धातु के अयस्क से शुद्ध धातु को प्राप्त करने की विधि को ही धातु कर्म कहते हैं। यह मुख्यतः दो पदों में होता है। फर्स्ट है अयस्क का सांद्रण, दूसरा है सांद्रित अयस्क को ऑक्साइड में परिवर्तित करना। सांद्रित अयस्क को ऑक्साइड में परिवर्तित करने के लिए मुख्यतः दो विधियां होती हैं। प्रथम है निस्तापन और दूसरी भर्जन, जिसको रोस्टिंग भी बोलते हैं। थर्ड पॉइंट है धात्विक ऑक्साइड का धातुओं में अपचयन और फोर्थ नंबर का है धातुओं का शुद्धिकरण। इस तरह से इन चारों विधियों के द्वारा हम शुद्ध धातु प्राप्त करते हैं। प्रथम है अयस्क का सांद्रण। अयस्क का सांद्रण मुख्यतः तीन विधियों से होता है। पहली है गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, दूसरा चुंबकीय पृथक्करण विधि, तीसरा है फेन प्लवन विधि। फर्स्ट गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। इस विधि का उपयोग जब किया जाता है जब अयस्क में कोई लोहे युक्त अशुद्धि मिली होती है। इसमें जैसे हेमेटाइट अयस्क को पीसकर एक समतल स्थान पर रखा जाता है और जल की तेज धारा डालते हैं, तो इस तेज धारा में उस अयस्क में पाई जाने वाली अशुद्धियाँ बह जाती हैं, जिन्हें हम गैंग कहते हैं, और अयस्क भारी होने के कारण उसी सतह पर रह जाता है। इस तरह से हम अशुद्धियों को दूर कर लेते हैं। दूसरी विधि है चुंबकीय पृथक्करण विधि। इस विधि का प्रयोग ऐसे अयस्कों के सांद्रण में किया जाता है जिसमें अयस्क चुंबकीय होता है। तीसरी मेथड है फेन प्लवन विधि। इस विधि का प्रयोग जब करते हैं जब अयस्क में सल्फाइड ओर मिला होता है। इसके लिए सल्फाइड ओर को पीसकर एक टैंक में भरते हैं और चीड़ का तेल और जेंथेट लेकर एक पाइप तथा पंखे के द्वारा तेज वायु प्रभावित करते हैं, तो अयस्क तेल के साथ मिक्स होकर झाग के रूप में ऊपर आ जाता है तथा तैरने लगता है।
जिसे हम चम्मच की सहायता से बाहर निकाल लेते हैं और अशुद्धियाँ भारी होने के कारण तली में बैठ जाती हैं। इन्हीं अशुद्धियों को हम गैंग कहते हैं। चौथा है विद्युत स्थैतिक सांद्रण। जब दो अयस्कों के मिश्रण में एक सुचालक तथा दूसरा कुचालक होता है, ऐसे मिश्रण को विद्युत क्षेत्र में रखने पर सुचालक पदार्थ अवशोषित होकर एक इलेक्ट्रोड की ओर चला जाता है, जबकि कुचालक अपने स्थान पर ही रह जाता है। जैसे लेड सल्फाइड में जब जिंक सल्फाइड की अशुद्धि मिली होती है, तब इस विधि का प्रयोग करते हैं। रासायनिक विधि, इसको लीचिंग या निक्षालन भी कहते हैं। इस विधि में अयस्क को किसी ऐसे पदार्थ में घोला जाता है जिससे अयस्क तो घुल जाता है, परंतु उसमें अशुद्धियाँ नहीं घुलती। अशुद्धियों को छानकर अलग कर लिया जाता है। शेष द्रव में जो अयस्क बचता है उसे किसी ऐसे पदार्थ द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है जिससे अशुद्धियाँ दूर हो जाती हैं। जैसे सिल्वर सल्फाइड में अशुद्धि दूर करने के लिए इसमें एक अभिकर्मक सोडियम साइनाइड डालते हैं, तो सोडियम अर्जेंटो साइनाइड मिलता है और सोडियम सल्फाइड अशुद्धि के रूप में अलग हो जाता है। सोडियम अर्जेंटो साइनाइड जब जिंक से अभिक्रिया करता है तो सिल्वर मेटल अलग हो जाती है। इस तरह से हम सिल्वर धातु को अलग कर सकते हैं। सांद्रित अयस्क ऑक्साइड में परिवर्तन, इसकी मुख्यतः दो विधियां होती हैं। पहली है निस्तापन, दूसरी है भर्जन। सांद्रित अयस्क मुख्यतः कार्बोनेट या सल्फाइड के रूप में होता है, जिसका अपचयन करके शुद्ध धातु प्राप्त करना बहुत कठिन होता है। अतः कार्बोनेट या सल्फाइड को ऑक्साइड में परिवर्तन किया जाता है, क्योंकि धातु ऑक्साइड का अपचयन करके धातु को प्राप्त करना आसान हो जाता है। इसके लिए मुख्य रूप से निम्न विधियाँ हैं। पहली विधि है निस्तापन। जिस अयस्क में नमी या कोई क्रिस्टलीय जल, कार्बोनेट आदि उपस्थित होते हैं, केवल उसी अयस्क का निस्तापन किया जाता है। निस्तापन में सांद्रित अयस्क को उसके गलनांक से कम ताप पर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है, जिससे नमी तथा CO2 भाप बनकर उड़ जाते हैं और हमें अयस्क ऑक्साइड के रूप में प्राप्त हो जाता है। आयरन में जब वाटर मॉलिक्यूल्स एसोसिएट होते हैं, इसे जंग बोलते हैं, तो आयरन में जब पानी के अणु जुड़े रहते हैं तो इसको जब हम गर्म करते हैं, इसे डेल्टा का मतलब होता है गर्म करना। जब गर्म करते हैं तो पानी के अणु भाप बनकर उड़ जाते हैं और आयरन ऑक्साइड हमें अलग प्राप्त हो जाता है। सेम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब गर्म करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और पानी भाप बनकर उड़ जाता है। जिंक कार्बोनेट जब इसको गर्म करते हैं तो जिंक ऑक्साइड और CO2 गैस प्राप्त होती है। CO2 गैस हवा में ऊपर उड़ जाती है। सेम अगर कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट की अशुद्धि होती है, तब इसको गर्म करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो जाती है। जब अयस्क प्राप्त होता है तो वो सरंध्र हो जाता है, क्योंकि उसमें बहुत सारी गैसें उड़ जाती हैं। बाष्पशील अशुद्धियाँ और नमी जो भी इसके अंदर होती है वो भी भाप बनकर उड़ जाती है। अगला है भर्जन या रोस्टिंग। इस विधि के द्वारा केवल सल्फाइड, आर्सेनिक, एंटीमनी की अशुद्धि वाले अयस्क का ही भर्जन किया जाता है। भर्जन में सांद्रित अयस्क को उसके गलनांक से कम ताप पर ऑक्सीजन के साथ गर्म किया जाता है, जिससे सल्फाइड, आर्सेनिक, एंटीमनी की अशुद्धियाँ ऑक्साइड में बदल जाती हैं। निस्तापन और भर्जन में इतना ही अंतर है। निस्तापन में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गर्म करते हैं और भर्जन में ऑक्सीजन की उपस्थिति में अयस्क को गर्म करते हैं। इसकी अभिक्रियाएँ, जिंक सल्फाइड जब ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो जिंक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। सेम जब लेड सल्फाइड ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो PbO लेड ऑक्साइड और सल्फर ऑक्सीजन से क्रिया करके सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। इस तरह से हम अयस्क को ऑक्साइड के रूप में बदल लेते हैं। टाइटेनियम व सिल्वर के ऑक्साइड का अपचयन करना बहुत कठिन होता है, अतः इसके ओर को ऑक्साइड में ना बदलकर क्लोराइड में बदला जाता है, जिसे क्लोरीनी कारक भर्जन कहते हैं। अब है धातु ऑक्साइड को धातुओं में अपचयन। निस्तापन व भर्जन से जो धातु ऑक्साइड के रूप में हमें प्राप्त होती है,
इस विधि का अपचयन करना पड़ता है तो हमें शुद्ध धातु प्राप्त हो जाती है। इसमें मुख्यतः प्रगलन और विद्युत अपघटनी विधि का उपयोग करते हैं। प्रगलन धातु ऑक्साइड को अपचयन करने के लिए हम कार्बन से अभिक्रिया करते हैं। अपक्रियाएं मुख्यतः निम्न हैं। आयरन ऑक्साइड का अपचयन करने के लिए हम कार्बन से क्रिया करते हैं तो आयरन के 2 मॉलिक्यूल्स ट्वाइस Fe प्लस थ्राइस CO कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज हो जाती है। सेम लेड ऑक्साइड से जब कार्बन की क्रिया कराते हैं तो लेड ऑक्साइड अपचयित होकर लेड और कार्बन मोनोऑक्साइड में बदल जाता है। आयरन ऑक्साइड जब सिलिकेट से रिएक्शन करता है तो आयरन अलग हो जाता है और SiO3 सिलिकेट, जिसको हम स्लैग, गैंग या धातु मल बोलते हैं, इस तरह से हम कोई सी भी धातु को शुद्ध कर सकते हैं। धातु को ऑक्साइड में बदलने के लिए हमें अपचयन करना पड़ता है। उस समय कुछ अगलनीय अशुद्धियाँ रह जाती हैं। इन अशुद्धियों को दूर करने के लिए जिन रासायनिक पदार्थों का प्रयोग किया जाता है उसे गालक कहते हैं। अब हम मुख्यतः आयरन धातु लेते हैं। आयरन धातु को किस तरह से प्राप्त करेंगे? मुख्यतः आयरन के अयस्क होते हैं मैग्नेटाइट, हेमेटाइट और सिडेराइट। अब आयरन ऑक्साइड से शुद्ध धातु कैसे प्राप्त करेंगे? तो फर्स्ट है कंसंट्रेशन या सांद्रण। तो अयस्क का सांद्रण किससे करेंगे? झाग उत्प्लवन विधि से करेंगे। दूसरा है कैल्सिनेशन और रोस्टिंग। तो पहले हम कैल्सिनेशन में अयस्क को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गर्म करते हैं और रोस्टिंग में अयस्क को ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करते हैं। उसके बाद अयस्क को हम बात्या भट्टी में ले जाते हैं। तो इसके अंदर जो भी अभिक्रिया हैं वो हम ब्लैक बोर्ड पे बताते हैं। बात्या भट्टी के अंदर होने वाली अभिक्रियाएं लिखो, ऐसा भी प्रश्न आता है तो सिर्फ आपको ये अभिक्रियाएं देना है। भर्जन के द्वारा हमें आयरन ऑक्साइड ऑक्सीजन से क्रिया करके हेमेटाइट बनाता है, Fe2O3 बनाता है। ये Fe2O3 बात्या भट्टी में जब डालते हैं तो बात्या भट्टी का मैक्सिमम टेम्परेचर 1500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। हर ताप पर अलग अलग अभिक्रियाएं होती हैं। बात्या भट्टी के अंदर उसकी जो सतह होती है वो अग्निसह ईंटों से बनी होती है जो अपचयन का काम करता है। तो उसमें जो भी कार्बन होता है ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाती है और कार्बन डाइऑक्साइड अगेन कार्बन से अपचयित होकर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनाती है। आयरन ऑक्साइड जब ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस से रिएक्ट करता है टेम्परेचर 300 से 400 डिग्री सेंटीग्रेड बीच, मतलब ये मध्य क्षेत्र में होने वाली अभिक्रिया है। तो Fe3O4 और F8 यहाँ से ऑक्सीजन आएगा तो Fe3O4 और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाती है। Fe3O4 जब कार्बन मोनोऑक्साइड से अभिक्रिया करता है तो हमें आयरन ऑक्साइड और CO2 गैस प्राप्त होती है। ये आयरन ऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड से अभिक्रिया करता है तो हमें शुद्ध आयरन प्राप्त होता है और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस हवा में चिमनी के द्वारा बाहर निकल जाती है। इसमें कुछ कैल्शियम कार्बोनेट गालक के फॉर्म में या अशुद्धियों के रूप में मिलता है। यह कैल्शियम कार्बोनेट विघटित होकर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। ये कैल्शियम ऑक्साइड सिलिका से क्रिया करके कैल्शियम सिलिकेट बनाता है जिसे हम गैंग, ये सारी अशुद्धियाँ आयरन से दूर हो जाती हैं और शुद्ध आयरन हमें प्राप्त हो जाता है। अब आता है कॉपर। कॉपर धातु को हम कैसे अलग करेंगे? तो कॉपर धातु मुख्यतः निम्न अयस्कों के रूप में पृथ्वी पर पाई जाती है। इसका पहला जो मुख्य ओर है वो कॉपर पायराइट है जिसका सूत्र CuFeS2 होता है। ऑक्साइड ओर में Cu2O, इसको हम रूबी कॉपर भी बोलते हैं। कार्बोनेट अयस्क में एज़ोराइट, इसका फॉर्मूला होता है CuOH होल ट्वाइस इंटू 2CuCO3। मैलेकाइट एक और अयस्क है इसका फॉर्मूला भी सेम है CuOH होल ट्वाइस CuCO3। सल्फाइड ओर में कॉपर पायराइट एंड कॉपर ग्लैंस Cu2S। इन्हीं अयस्कों से हम शुद्ध कॉपर प्राप्त करते हैं। कॉपर मुख्यतः कॉपर की खदानों से प्राप्त होता है। तो खदान में क्या मिलते हैं हमें? खनिज। तो खनिज क्या है? कोई भी धातु प्रकृति में जिस यौगिक के रूप में पाई जाती है उस यौगिक को धातु का खनिज कहते हैं।
कॉपर का मुख्य खनिज है कॉपर पायराइट। कॉपर पायराइट एक अयस्क है। तो अयस्क क्या है? किसी भी धातु के सभी खनिजों में से वे खनिज जिनसे शुद्ध धातु प्राप्त कर सकते हैं उन्हें अयस्क कहते हैं। अतः स्पष्ट है कि सभी अयस्क खनिज होते हैं, परंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होते। तो कॉपर के बहुत सारे अयस्क हैं। इसमें मुख्यतः 2 अयस्क हैं, एक CuCO3 कॉपर कार्बोनेट एंड कॉपर पायराइट CuFeS2। पहले हम लेते हैं कॉपर कार्बोनेट से कॉपर कैसे अलग कर सकते हैं। प्रकृति में कॉपर हमें मुख्यतः कॉपर कार्बोनेट के रूप में ही मिलता है। कॉपर कार्बोनेट को जब हम गर्म करते हैं तो ये CuCO3 को हीट करेंगे तो क्यूप्रिक ऑक्साइड CO+CO2 मिलता है। इस अयस्क को जब कोक के साथ गर्म करते हैं तो यह अपचयित हो जाता है और शुद्ध कॉपर प्राप्त हो जाता है। अभिक्रियाएं निम्न हैं। ये कॉपर कार्बोनेट हमें प्रकृति से मिलता है। जब हम इसको हीट करते हैं तो ये क्यूप्रिक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है। इस क्यूप्रिक ऑक्साइड CuO को अपचयित करते हैं कोक से अपचयित करते हैं तो CO+Cu शुद्ध कॉपर और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकल जाती है और कुछ भी कॉपर जो बचा रहता है वो Cu2O फॉर्म में रहता है। ये दोबारा फिर से अपचयित होता है और शुद्ध कॉपर मिलता है। इस तरह से प्रकृति में जो कॉपर कार्बोनेट मिलता है इससे हमें कॉपर प्राप्त हो जाता है। दूसरी विधि है कॉपर पायराइट। 90% कॉपर पायराइट से प्राप्त होता है। इसको पहले हम गर्म करते हैं। गर्म करके अयस्क का सांद्रण करेंगे। अयस्क का सांद्रण सेम वही झाग उत्प्लवन विधि से करते हैं। इसमें अयस्क को पीस कर चीड़ के तेल जिसे टर्पेंटाइन ऑयल बोलते हैं, टर्पेंटाइन ऑयल में मिक्स करके हम एक कंटेनर में जब इसको भरते हैं और ऑक्सीजन गैस को एक ट्यूब के थ्रू प्रभावित करते हैं तो जब ऑक्सीजन गैस अयस्क के कांटेक्ट में आती हैं तो वह ऑक्सीकृत हो जाता है और फफोलेदार बनकर बहुत हल्का झाग बन जाता है। वह झाग उसकी सतह पर तैरने लगता है और उसमें जो अशुद्धियाँ होती हैं वो सब तली में बैठ जाती हैं, जिन्हें हम गैंग कहते हैं। इनको हम बाद में अलग कर लेते हैं और कॉपर पायराइट और ऊपर झाग के रूप में होता है जिसे हम चम्मच की सहायता से निकाल सकते हैं। इस तरह से अयस्क का सांद्रण किया जाता है। सांद्रित अयस्क को हम भर्जन और कैल्सिनेशन में ले जाते हैं। सांद्रित अयस्क को जब रोस्ट करते हैं तो जो भी उसमें सल्फर प्रेजेंट होता है अयस्क के अंदर वो है ऑक्सीजन से क्रिया करके सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है और इम्प्योरिटीज़ होती हैं जो आर्सेनिक की और एंटीमनी की वो गर्म होके सब कुछ हवा में उड़ जाती हैं, वेपराइज हो जाती हैं। सल्फर जो भी चेंज होकर SO2 बना देता है और हमें शुद्ध कॉपर प्राप्त होता है। सांद्रित अयस्क को जब हम गर्म करते हैं रोस्टिंग मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब हम गर्म करते हैं तो जो सल्फाइड अयस्क इसमें मिला हुआ है, सल्फाइड की जो इम्प्योरिटीज़ मिली हुई हैं वो ऑक्सीजन से क्रिया करके सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। आर्सेनिक ऑक्सीजन से क्रिया करके आर्सेनिक ऑक्साइड बनाता है। फिर कॉपर पायराइट भी ऑक्सीजन से क्रिया करके Cu2S और FeS आयरन सल्फाइड और ऑक्सीजन गैस निकल जाती है। ये Cu2S फिर से ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो ये जितने भी सल्फाइड अयस्क है ये ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है। यहाँ भी देखिए Cu2S है क्योंकि एक सल्फाइड है, ये ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड में Cu2O में बदल रही है और SO2 गैस बाहर रिलीज हो जाती है। सेम यहाँ FeS ऑक्सीजन से क्रिया करके फेरिक ऑक्साइड बनाता है और सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकल जाती है। अब इस अयस्क को हम बात्य भट्टी में गर्म करते हैं। बात्य भट्टी में डिफरेंट टाइप का टेम्परेचर होता है तो विभिन्न ताप पर अयस्क पुनः ऑक्सीकृत होकर शुद्ध कॉपर में बदलता है। रोस्टिंग के द्वारा जो अयस्क प्राप्त होता है वह स्मेल्टिंग के थ्रू बात्य भट्टी में डालते हैं। जब बात्य भट्टी में अयस्क को डालते हैं तो बात्य भट्टी की जो अंदर की सतह होती है वो कोक या कार्बन की बनी होती है, जिससे जो भी सल्फाइड और बचा रहता है वह यहाँ ऑक्सीजन से दोबारा क्रिया करके ऑक्साइड में बदल जाता है और कुछ आयरन ऑक्साइड सिलिका से मिलकर फेरस सिलिकेट FeSiO3 बन जाता है, जिसे हम धातुमल कहते हैं।
ये अशुद्धि है, ये अशुद्धि उससे अलग हो जाती है। और जो भी इम्प्योरिटीज़ हैं, इम्प्योरिटीज़ गालक वे पदार्थ होते हैं जो इम्प्योरिटीज़ या अशुद्धियों से क्रिया करके उनको अयस्क से दूर ले जाते हैं। इस तरह से यहाँ पर जो भी क्यूप्रिक सल्फाइड Cu2S है वो ऑक्सीजन से क्रिया करके Cu2O में बदल जाता है। अब इस ऑक्साइड अयस्क को बेंसेमर परिवर्तक में डालते हैं। बेंसेमर हेक्सागोनल बेंजीन के आकार का या नाशपाती के आकार का बना होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट है बेंसेमरीकरण। बात्या भट्टी से प्राप्त अयस्क को बेंसेमर कन्वर्टर में डालते हैं। बेंसेमर परिवर्तक में जब इस अयस्क को डालते हैं तो इसके अंदर की सतह गलित मैट में SiO2 मिलाकर अयस्क को इसके अंदर भर देते हैं और गर्म वायु प्रभावित करते हैं। तो जो भी अयस्क है वो भी ऑक्साइड में ही कन्वर्ट हो जाता है और अशुद्धियाँ साइड में एकत्रित हो जाती हैं और पूरी धातु हमें द्रव अवस्था में प्राप्त हो जाती है। इसकी मुख्य अपक्रियाएं भी हैं। सल्फाइड और ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है और ऑक्साइड और सिलिका से मिलकर फेरस सिलिकेट बनाता है। ये सभी अपक्रियाएं बेंसेमर परिवर्तक के अंदर होती हैं। बेंसेमर परिवर्तक में जब Cu2S ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो ये ऑक्साइड मतलब सल्फाइड और किस में कन्वर्ट होता है, ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। और कुछ आयरन की भी इम्प्योरिटीज़ रहती हैं। आयरन सल्फाइड भी ऑक्सीजन से क्रिया करके आयरन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। Cu2O ये और ये दोनों मिलकर आपस में एक रिएक्शन करके क्यूप्रिक सल्फाइड प्लस आयरन ऑक्साइड बनाते हैं। आयरन ऑक्साइड सिलिकेट से हम कॉपर निकाल रहे हैं तो ये आयरन हमारे लिए क्या है, इम्प्योरिटीज़ है, अशुद्धियाँ हैं। तो इसको दूर करने के लिए हम सिलिकेट का यूज़ करते हैं। तो ये FeO जब आयरन सिलिकॉन से रिएक्शन करता है तो फेरस सिलिकेट बनाता है। यह गैंग है, ये हमें बेंसेमर परिवर्तक में साइड में एकत्रित हो जाता है जिसको हम अलग कर लेते हैं। Cu2O अगेंस्ट Cu2S से रिएक्ट करता है और यहाँ कॉपर प्राप्त होता है। 98% कॉपर शुद्ध कॉपर मिलता है और सल्फर डाइऑक्साइड उस कॉपर की सतह से बाहर जाती है। जब ये सतह से बाहर निकल जाती है तो कॉपर की सतह पर हल्के हल्के पोरस छिद्र हो जाते हैं। इस टाइम जो कॉपर मिलता है उस कॉपर को ब्लिस्टर कॉपर या फफोलेदार तावा कहते हैं। तो अभी भी जो कॉपर तावा मिला है वो 98% शुद्ध होता है। 98% से 99.9 या 100% बदलने के लिए हम दूसरी विधि है जिसे बोलते हैं पोलिंग मेथड। पोलिंग मेथड का यूज़ करते हैं। फफोलेदार तावा का शोधन। जब हमें तावा बेंसेमर परिवर्तक से प्राप्त होता है तो उसमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकल जाती है तो उसकी सतह पर कुछ छिद्र से जैसा बन जाता है। ऐसे तावे को फफोलेदार तावा कहते हैं। इसको मुख्यतः हम पोलिंग विधि के द्वारा शुद्ध करते हैं। बम्बू बांस के लंबी लंबी लकड़ियाँ इनको लेते हैं और उस पोल से इस विलयन को चलाते हैं तो जितनी भी अशुद्धियाँ हैं बम्बू की जो लकड़ी होती है उसमें ऑक्सीजन मिलती है तो उसको वो ऑक्सीकृत कर देता है और 99.9% हमें शुद्ध कॉपर प्राप्त होता है। इसके बाद नेक्स्ट मेथड है विद्युत अपघटनी विधि। विद्युत अपघटनी विधि में जब हम कॉपर को ले जाते हैं तो इसमें अशुद्ध धातु है, वो अशुद्ध धातु एनोड का काम करती है और शुद्ध धातु कैथोड का काम करती है और इसके अंदर एक विद्युत अपघट भरते हैं। वह विद्युत अपघट कॉपर सल्फेट लेते हैं। जब वो करंट पास करते हैं या विद्युत धारा प्रभावित करते हैं तो कॉपर सल्फेट आयनित हो जाता है कॉपर और सल्फेट में और एनोड पर शुद्ध कॉपर प्राप्त होता है। इसकी अभिक्रियाएं ब्लैक बोर्ड पर करते हैं। इस विद्युत अपघटनी विधि में जब हम कॉपर सल्फेट डालते हैं यह कॉपर सल्फेट हमें विद्युत अपघट की तरह कार्य करता है। जब हम धारा प्रभावित करते हैं तो कॉपर सल्फेट अपने आयनों में टूट जाता है, कॉपर 2+ एंड सल्फेट 2 नेगेटिव। कॉपर एनोड पर क्या हो जाता है, ऑक्सीकृत हो जाता है। यहाँ कॉपर की वैलेंसी 0 है और 0 से +2 हो रहा है, इसका मतलब कॉपर का ऑक्सीकरण होता है। और कैथोड पर ये कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके कॉपर बनाता है। तो इस तरह से विद्युत अपघटनी विधि के द्वारा
100% या 99.99% हमें शुद्ध कॉपर प्राप्त हो जाता है। बच्चों, इस भाग में हमने कॉपर और आयरन दो धातु पढ़ी। नेक्स्ट वाले भाग में हम एल्यूमिनियम और जिंक पढ़ेंगे। आशा है आपको कॉपर और आयरन की धातुओं की मेटलर्जी एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। धन्यवाद। जय हिंद बच्चों।